मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम कक्षा 10वीं के यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय नामक अध्याय के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, आपके सामने ये जो मानचित्र बना हुआ है, इसमें 3 महाद्वीप दिखाई देते हैं, एशिया, यूरोप और अफ्रीका। यूरोप और अफ्रीका को भूमध्य सागर अलग करता है, अफ्रीका और एशिया को ये लाल सागर अलग करता है। चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो हम इस यूरोप महाद्वीप के अंदर कौन कौन सी घटनाएं घटी और यूरोप के देशों में किस प्रकार राष्ट्रवाद का जन्म हुआ, आइए इसमें सबसे पहली कड़ी देखते हैं। फ्रांस, ये जो देश है यहां, ये फ्रांस है। ये यूरोपियन देश है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है, यूरोप के मानचित्र पर बना हुआ है। इस फ्रांस की जो राजधानी है वो है पेरिस। ये इंग्लैंड है, जिसका दूसरा नाम है ब्रिटेन। शॉर्टकट में इसको यूके भी कहते हैं, यूनाइटेड किंगडम, ग्रेट ब्रिटेन। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में ये जो है, ये इंग्लिश चैनल है, सागर का नाम है ये इंग्लिश चैनल इंग्लैंड और फ्रांस को अलग अलग कर देता है। ये जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये इटली है, और इस इटली के उत्तर में इस तरफ यहां ये जो देश है, ये है ऑस्ट्रिया। ये जो भाग ऊपर उठा हुआ है, फ्रांस की सीमा के साथ लगता है, ये जो भाग है यहां, ये जो है ये जर्मनी है। यूरोप महाद्वीप के प्रमुख देश जिनसे संबंधित घटनाएं इस अध्याय में दी गई हैं। अब सबसे पहले हम लेते हैं फ्रांस को। देखिए, फ्रांस के अंदर 18वीं शताब्दी में बुर्बो राजवंश का शासन था। बुर्बो राजवंश का एक शासक जिसका नाम लुई 16वां था, वो बड़ा ही निरंकुश शासक था, अत्याचारी शासक था। जनता में कर बढ़ाने में कोई संकोच नहीं करता था। इस लुई 16वां के बढ़ते हुए अत्याचारों के कारण 1789 ईस्वी में फ्रांस के लोगों ने क्रांति का बिगुल बजा दिया, जिसे 1789 की फ्रांसीसी क्रांति कहा जाता है। इस क्रांति में फ्रांस के क्रांतिकारियों ने लुई 16वां के शासन को समाप्त कर दिया, अर्थात बुर्बो राजवंश के शासन को उखाड़ कर फेंक दिया। और फ्रांस का जो शासन है, वो फ्रांस का शासन नागरिकों के एक समूह के पास चला गया। इस प्रकार पहली बार राष्ट्रवाद की जो अभिव्यक्ति हुई, राष्ट्रवाद की सबसे पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 की फ्रांसीसी क्रांति ने प्रकट की। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई राष्ट्रवाद की सबसे पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति किस क्रांति की देन है, तो आपने बताना है 1789 की फ्रांसीसी क्रांति की देन है। अब इस राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाने के लिए फ्रांस के क्रांतिकारियों द्वारा फ्रांस में कौन कौन से कदम उठाए गए, देखिए। फ्रांस में सामूहिक भाव की पहचान बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए। जो सामूहिक भाव है उसकी पहचान बनाने के लिए
जो तरीके अपनाए गए वो तरीके जो है वो कौन कौन से थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला उपाय जो किया गया, झंडा। देखिए हमारे देश का भी अपना झंडा, हर देश का अपना झंडा है। तो फ्रांस के क्रांतिकारियों ने क्या किया, एक नया झंडा तिरंगा बनाया। दूसरी बात भाषा, जो क्षेत्रीय बोलियां थी फ्रांस के अंदर उनको हतोत्साहित किया गया और पेरिस में बोली जाने वाली एक भाषा जिसका नाम फ्रेंच था, उस फ्रेंच को राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया गया। नेक्स्ट, तीसरा पॉइंट, एक शब्द है नागरिक और दूसरा शब्द है पितृभूमि। नागरिक और पितृभूमि के विचारों को बल दिया गया ताकि संयुक्त समुदाय की रचना की जा सके, उसको उत्साहित किया जा सके। नेक्स्ट, आयात और निर्यात। जो आयात निर्यात शुल्क थे वो हटा दिए गए। पांचवा, समान कानून लागू किए गए। छठा, राष्ट्रवाद को बढ़ाने के लिए नई सतूतियां रची गई और शहीदों का गुणगान किया गया। ये बातें आपने, अगर आपसे पूछा जाए कि फ्रांस में सामूहिक पहचान पैदा करने के लिए, बढ़ाने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए गए, तो ये बातें आपने लिखनी है। उसके बाद समय बीतता गया, फ्रांस की सत्ता जैकोबिनों के हाथ में थी। धीरे धीरे सरकार कमजोर पड़ती चली गई। जो फ्रांस के अंदर डायरेक्टरी थी, एक प्रकार से यही शासन चलाती थी, ये कमजोर पड़ गई। दूसरी तरफ फ्रांस की सेना के अंदर जो नेपोलियन बोनापार्ट था, वो ब्रिगेडियर जनरल था, बोनापार्ट नेपोलियन। बोनापार्ट नेपोलियन की बहादुरी को देखते हुए फ्रांस की सरकार ने इसको ब्रिगेडियर जनरल बना दिया था। उसके बाद जब इस ऑस्ट्रिया ने इटली के ऊपर आक्रमण किया तो उस समय बोनापार्ट नेपोलियन ने 1797 में इटली के ऊपर आक्रमण कर दिया। कई बार पूछा जाता है ये प्रश्न कि इटली पर नेपोलियन ने आक्रमण कब किया? 1797 में। और ऑस्ट्रिया की सेनाओं को वहां से खदेड़ दिया और इटली को नेपोलियन ने जीत लिया। इससे फ्रांस की जनता के बीच में बोनापार्ट नेपोलियन एक हीरो बनकर के उभरे। उसके बाद ये डायरेक्टरी जो सरकार थी ये कमजोर पड़ रही थी और इसकी कमजोरी का फायदा उठाकर बोनापार्ट नेपोलियन ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर के सरकार का मुखिया अपने आप को घोषित कर दिया। 1804 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने आप को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया।
और राजमुकुट पहना। जैसे ही फ्रांस का सम्राट बना 1804 ईस्वी में, तो नेपोलियन ने एक फ्रांस में बदलाव करने के लिए नागरिक संहिता तैयार की 1804 ईस्वी में, जिसको नेपोलियन संहिता भी कहा जाता है, क्योंकि नेपोलियन ने लागू की थी। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि 1804 की नागरिक संहिता का दूसरा नाम क्या है, तो आपने बताना है नेपोलियन संहिता। इस नेपोलियन संहिता में क्या बातें थी, किस प्रकार से बोनापार्ट नेपोलियन ने 1804 ईस्वी में फ्रांस में और अपने अधीन जितने भी क्षेत्र थे उनमें परिवर्तन किए, कौन कौन से परिवर्तन किए, या नेपोलियन संहिता की विशेषताएं क्या थी। नंबर 1, जन्म पर आधारित विशेषाधिकार नेपोलियन ने समाप्त कर दिए। पहले कुलीन वर्ग को, पादरी वर्ग को विशेष अधिकार मिले हुए थे, लेकिन फ्रांस के शासक नेपोलियन ने जन्म पर आधारित विशेषाधिकारों को पूर्णतया समाप्त कर दिया। तो जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त। दूसरी बात, सामंती व्यवस्था समाप्त। तीसरी बात, किसानों को भूदास्ता से मुक्ति दिलाई। चौथी बात, भार और नापने की एक समान व्यवस्था स्थापित की। नेक्स्ट, एक राष्ट्रीय मुद्रा लागू की गई, जो पूरे देश में मान्य कर दी गई। छठा, यातायात और संचार के साधनों को सुधारने की व्यवस्था की गई। यह बहुत ही जबरदस्त बदलाव नेपोलियन ने शासक बनने के बाद किए, जिसको नेपोलियन संहिता के नाम से जाना जाता है। इसके बाद नेपोलियन ने जो परिवर्तन किए फ्रांस में, धीरे धीरे यूरोप के बहुत बड़े भूभाग पर नेपोलियन ने अपना अधिकार कर लिया। अधिकार करने के बाद नेपोलियन की शक्ति बढ़ती चली गई। जहां जहां नेपोलियन की सेनाएं जाती थी, वहां वहां दूसरे देशों के लोग उनका स्वागत करते थे, परंतु यह स्वागत एक दिन निंदा में बदल गया। क्यों? क्योंकि नेपोलियन ने जिन देशों पर अपना अधिकार किया था, वहां पर कर बढ़ा दिए, सेंसरशिप लागू कर दी, और सेंसरशिप लागू करने के बाद उन देशों से जबरन लोगों को फ्रांस की सेना में भर्ती किया जाने लगा, जो कि उन देशों के लोगों के लिए यह बात असहनीय थी। धीरे धीरे नेपोलियन की ताकत यूरोप के एक बहुत बड़े भूभाग पर बढ़ती हुई दिखाई देती है। अब हम इस बात पर विचार करेंगे कि किस प्रकार से नेपोलियन की शक्ति को समाप्त किया, किसने किया, कैसे किया, और उसके परिणाम क्या निकले। देखिए, नेपोलियन
1815 ईस्वी में एक लड़ाई होती है, उस लड़ाई का नाम है वाटरलू। ये जो वाटरलू की लड़ाई थी, इसका नाम इसलिए लड़ा गया क्योंकि ये लड़ाई एक स्थान पर लड़ी गई जिसका नाम है वाटरलू। और ये वाटरलू जो है, आज जो वर्तमान में जो बेल्जियम देश है यूरोप महाद्वीप में, जो हमने सत्ता की साझेदारी नामक अध्याय में आपको बताया था, उस बेल्जियम के अंदर वाटरलू नामक स्थान है। वहां पर नेपोलियन के दूसरे देशों की सेनाओं के साथ लड़ाई हुई और उस लड़ाई में नेपोलियन बुरी तरह से परास्त हो गया और नेपोलियन को बंदी बनाकर जेल में डाल दिया। वो देश कौन से थे जिन्होंने मिलकर के अपनी संयुक्त सेनाओं से नेपोलियन को पराजित कर दिया? देखिए, नंबर 1 इंग्लैंड, नंबर 2 रूस, नंबर 3 जर्मनी जो उस समय पर्सा के नाम से जाना जाता था, तो नंबर 3 पर्सा, और नंबर 4 ऑस्ट्रिया। इन 4 देशों की संयुक्त सेनाओं ने नेपोलियन के ऊपर आक्रमण कर दिया और 1815 ईस्वी में नेपोलियन को बुरी तरह से परास्त कर दिया। अब नेपोलियन हार जाता है। नेपोलियन के हारने के बाद ये 4 देश, इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रिया और पर्सा, क्या निर्णय लेते? देखिए, ये 4 देश, इंग्लैंड, पर्सा, रूस और ऑस्ट्रिया, ये 4 देश, इन देशों के प्रतिनिधि ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में इकट्ठे होते हैं। इनका एक सम्मेलन होता है 1815 में ही, और इस सम्मेलन में फ्रांस से संबंधित निर्णय लेते हैं। एक प्रारूप तैयार करते हैं फ्रांस से संबंधित निर्णय लेने में, और जो प्रारूप ये 4 देशों के प्रतिनिधि करते हैं उस प्रारूप को कहते हैं, क्योंकि ये सम्मेलन वियना में हुआ तो इसलिए उसका नाम वियना संधि रख दिया गया। जो ये सम्मेलन हुआ वियना सम्मेलन, उसकी अध्यक्षता किसने की? उसकी अध्यक्षता, क्योंकि यह ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में हुआ था इसलिए ऑस्ट्रिया का ही प्रमुख करेगा। और उस समय जो ऑस्ट्रिया का प्रमुख था उसका नाम था ड्यूक मैटरनिक। ड्यूक मैटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था और इस ड्यूक मैटरनिक ने वियना सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। क्या निर्णय लिए गए या वियना संधि की क्या शर्तें थी, क्या विशेषताएं थी? देखिए, नंबर 1, इस नेपोलियन के अधीन फ्रांस ने जो भी क्षेत्र जीते थे वो सभी क्षेत्र इन 4 महाशक्तियों ने आपस में बांट लिए। तो जो क्षेत्र नेपोलियन ने विजित किए थे उनको आपस में बांट लिया। दूसरी बात, फ्रांस के अंदर 1789 की क्रांति के दौरान बुर्बो राजवंश को उखाड़कर फेंक दिया गया था। बड़ी मेहनत की थी फ्रांस के क्रांतिकारियों ने, जिसके बलबूते पर फ्रांस में लंबे समय से चले आ रहे बुर्बो राजवंश की सत्ता को पलट दिया था और सत्ता नागरिकों के एक समूह के बीच में चली गई थी। परंतु इस वियना संधि में यह फैसला लिया गया कि फ्रांस के अंदर बुर्बो राजवंश को फिर से बहाल कर दिया जाए, अर्थात बहाल कर दिया गया। अब
जो फ्रांस की सत्ता थी वो बुर्बो राजवंश के हाथों में एक बार से फिर चली गई, यानी कि बुर्बो राजवंश को बहाल कर दिया गया फ्रांस के अंदर। नेक्स्ट, तीसरा परिवर्तन, ये देखिए, ये फ्रांस है। इस फ्रांस के उत्तर में यहां ये जो देश है ये है नीदरलैंड। 1815 ईस्वी से पहले यूरोप के मानचित्र पर नीदरलैंड नहीं था, लेकिन 1815 ईस्वी की वियना संधि के अंतर्गत फ्रांस के उत्तरी भाग को एक स्वतंत्र देश के रूप में स्थापित कर दिया गया ताकि फ्रांस का विस्तार ना हो सके, जिसका नाम रखा गया नीदरलैंड। और इस नीदरलैंड में जो आज बेल्जियम है, अलग देश है एक बेल्जियम, जिसकी राजधानी ब्रुसेल्स है, ये बेल्जियम भी इसी नीदरलैंड में शामिल था। इससे फ्रांस की शक्ति कम हुई। तो ये निर्णय लिए गए। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए वियना संधि क्या थी, तो वियना संधि की ये शर्तें आपने बतानी है। अगर पूछा जाए वियना संधि का उद्देश्य क्या था, फ्रांस के विस्तार को रोकना भविष्य में, ये सबसे प्रमुख उद्देश्य था। एक जो बुर्बो राजवंश को स्थापित किया, यहां पर एक बात झलकती है कि रूढ़िवादी व्यवस्था को कायम करने के लिए ये देश जो है बिल्कुल रेडी थे, तैयार थे। तो रूढ़िवादी व्यवस्था को कायम करना भी इस संधि का, इस सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य था। इसमें एक जो चीज है, ये जो जर्मनी है, जर्मन महासंघ एक बनाया गया था नेपोलियन के द्वारा। जर्मन महासंघ ये 39 राज्यों का था भाई। 39 राज्यों का जर्मन महासंघ, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है 39 राज्यों का जर्मन महासंघ किसने स्थापित किया था, किसने बनाया था? नेपोलियन ने। क्या वियना संधि में या वियना सम्मेलन में इन महाशक्तियों ने, इन यूरोपियन शक्तियों ने इसको समाप्त किया? नहीं। 39 राज्यों का जो जर्मन महासंघ था उसको बरकरार रखा, उसको तोड़ा नहीं, उसको खत्म नहीं किया। ये बात ध्यान रखें। तो 39 राज्यों का जो जर्मन महासंघ था बरकरार रखा। ये थी वियना संधि, कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। उसके बाद सारी बातें फ्रांस से संबंधित चल रही है। फ्रांस, समय बीतता गया, कुछ वर्ष बीते, बुर्बो राजवंश शासन चला रहा है। 1830 का साल आया, जुलाई का महीना था। जुलाई 1830 में फ्रांस में एक विद्रोह हुआ। जिसे जुलाई क्रांति भी कहा जाता है। क्या था ये? देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि जुलाई क्रांति से आप क्या समझते हैं, या फ्रांस में 1830 का जो विद्रोह हुआ उसकी बातें लिखिए, तो आपने बतानी है। पहली बात, जो 1830 में फ्रांस के लोगों ने विद्रोह किया, जिसे जुलाई क्रांति के नाम से जाना जाता है, इस विद्रोह का सबसे पहला परिणाम यह निकला कि जो बुर्बो राजवंश था उस
उसकी सत्ता को फिर से समाप्त कर दिया गया। दूसरी बात, जब ये राजतंत्र समाप्त हो गया, राजवंश का शासन समाप्त हो गया, तो एक संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना की गई। संवैधानिक राजतंत्र, संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई और लुई फिलिप को अध्यक्ष बनाया गया, राजा बनाया गया। ये दो बातें आपने लिखनी है अगर आपसे 1830 का विद्रोह जो फ्रांस से संबंधित था पूछा जाए। उसके बाद अब आता है साल 1848। 1848 का वर्ष, फ्रांस में क्या हुआ? 1848 ईस्वी में भी फ्रांस में विद्रोह हुआ। क्यों हुआ? कारण क्या थे? 1848 के वर्ष में जो विद्रोह हुआ उसके कारण क्या थे? पहला कारण, खाने पीने की वस्तुओं में कमी। दूसरी बात, देना भैया एक बार मार्कर। दूसरी बात है बेरोजगारी व्यापक रूप से फैल गई। इन कारणों से फ्रांस में 1848 ईस्वी में विद्रोह हुआ। इस विद्रोह के ये कारण थे और इस विद्रोह के परिणाम क्या निकले, क्या असर हुआ इस विद्रोह का फ्रांस के अंदर? देखिए, पहली बात यह थी कि जो लुई फिलिप 1830 के विद्रोह में जो राजा बनाया था, उस लुई फिलिप को देश को छोड़कर भागना पड़ा, भगा दिया लोगों ने 1848 में। तो लुई फिलिप को देश से भगा दिया। दूसरी बात, जो काम का अधिकार होता है उस काम के अधिकार को गारंटी दे दी गई। तीसरी बात, रोजगार देने के लिए राष्ट्रीय कारखाने खोले गए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि जब लुई फिलिप को देश से भगा दिया तो गणतंत्र की स्थापना हुई। यह इस विद्रोह की सबसे खास विशेषता मानी जाती है, गणतंत्र की स्थापना। और 21 वर्ष से अधिक आयु के पुरुषों को वोट डालने का अधिकार दे दिया गया। बहुत ही जबरदस्त परिणाम लेकर के आया 1848 का विद्रोह, जो कि सफल हुआ। और इस विद्रोह ने ये जो है प्रभाव फ्रांस देश के ऊपर डाले। आगे फ्रांस से संबंधित और भी बातें हैं और आज का
ये फ्रांस का जो टॉपिक है इसी के साथ समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।